बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक कहानी मेरे साथ शेयर की गई है और वो कहानी जो है कुछ इस तरह की है कि मैं समझती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करके ये भी एक सदका जारिया होगा। और मैं बहुत सी बातें करती हूँ बेटियों के हवाले से, पेरेंटिंग के हवाले से। बहुत कोताहियाँ हैं हम में भी एज़ अ पेरेंट। हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, सीखेंगे अभी आगे भी। और बहुत कुछ ऐसा जो हमने अब सीखा है, जो हम समझते हैं कि शायद हमें पहले पता होता तो हमारी ज़िंदगी में और आसानियाँ होती हैं, चीज़ें और बेहतर होती। तो क्यों ना वो आपके साथ शेयर करें ताकि आप जो है अपनी ज़िंदगी में वो बेहतरी ला सकें। अब ये जो कहानी है, ये मेरे साथ शेयर की है एक माँ है, ख़ातून है हमारी, पढ़ी लिखी ख़ातून है। उनके शौहर जो है वो भी इस वक्त बहुत दुखी हैं। ये पेरेंट हैं, ये बहुत परेशान हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही कि अब इन्होंने क्या करना है। अगर आपके पास कोई मशवरा हो उनके लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने तहीं उन्होंने कुछ कोशिशें की हैं, कुछ मैंने भी उनको गाइड किया है। ये कहानी जो है एक ऐसे माँ बाप के गिर्द घूमती है जिनका एक बेटा और दो बेटियाँ हैं। और दो बेटियों के बाद होने वाले इस बेटे से ज़ाहिर-सी बात है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं, ख़ास तौर पे हमारी ऐसी फ़ैमिलीज़ जहाँ पर ये एक बड़ी चाह होती है कि हमारा कोई बेटा हो, और फिर बेटे की चाह में वो बच्चे पैदा किए चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनके यहाँ किसी बेटे की विलादत हो जाए, और कई दफ़ा होता ही नहीं। ऐसे में जो मनतो मुरादों का बेटा होता है ना, उसके बहुत से चाह और शौक़ पूरे किए जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ ये बड़े मनतो मुरादों का बच्चा था, हमारा बेटा जो है 2 बेटियों के बाद था, और शादी के 10 साल बाद, यानी कि शादी के 2 साल बाद एक बेटी थी और ग़ालिबन 3-4 साल बाद दूसरी बेटी, और फिर उसके बाद ये बेटा था। तो इस बेटे के बड़े चाह थे, इसको बड़े चाह से पाला। लेकिन वो कहती हैं कि हमने ये ज़रूर कोशिश की कि हम इसको बिगाड़े नहीं। हम वो भी नहीं थे कि बच्चे की हर बात पे हाँ करना, उसको हर चीज़ दे देना, उसको बिल्कुल ही आबे से बाहर कर देना। लेकिन ये भी ज़रूर था कि हमें उससे बड़ी मोहब्बत थी, तो उसकी ख़्वाहिशात पूरी करने की हम चाहते ना चाहते कोशिश करते थे। कई दफ़ा कई बार ना करने के बाद हम बात मान जाते थे। अच्छा, ये एक बात मैं ज़रूर अपने सुनने वालों को कहूँगी, माँ-बाप जो हैं ख़ास तौर पे, जो नए-नए माँ-बाप हैं, हमने ये सीखा बड़े बाद में जाके कि बच्चों को हर बात पे हाँ नहीं कहना, और जिस बात पे एक दफ़ा ना कर दी है तो उस बात पे भी हाँ नहीं कहना। क्योंकि बच्चों को अगर ये माँ-बाप की कमज़ोरी पता लग जाए ना, कि अभी तो इन्होंने ना की है, हम थोड़ा-सा रोएँगे, थोड़ी-सी ज़िद करेंगे तो वो हमें दे देंगे, तो वो बार-बार आपके साथ ऐसा ही करेंगे और आपकी ज़िंदगी जो है ना वो टेरेबल हो जाएगी। एक दफ़ा की ना जो है ना, वो आपको बहुत बड़ी मुसीबतों से बचाएगी। और हर वक़्त बच्चों को अय्याशियाँ देना, उनको बहुत कुछ देना कि वो थैंकलेस हो जाते हैं। कभी-कभी दीजिए ताकि उनको एहसास हो कि हमें कुछ दिया गया है और वो थैंकफुल हों। उन्हें थैंकफुल होना सिखाइए, उन्हें कदर कराइए पैसे की और चीज़ों की। ये तो एक मुझे बात बीच में याद आ गई, क्योंकि ये एक बड़े ही कहिए कि उन लोगों ने ये बात मुझे बताई कि जो जानते हैं इन चीज़ों को, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकियाट्रिस्ट हैं, या जिन्होंने अपने बच्चे बड़े अच्छे से पाले हैं। अच्छा, अब हुआ क्या कि इनका बेटा जो है, इनके यहाँ जब बच्चा थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है तो उसको बेहतरीन स्कूल में डाला जाता है। बेटियों को आम स्कूल में डाला था, लेकिन बेटे के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा एफ़र्ट की, उसे एचएसएन में डाला। उसके बाद उन्होंने उसके पढ़ने-लिखने में, उसकी ट्यूशन में, उसके खाने-पीने में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अच्छा, अब जैसे-जैसे बच्चा उनका बड़ा हो रहा था, टीनेज में आया, 11-12 साल, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो जो मूड और टेंट्रम्स जो हैं उसने दिखाने शुरू किए। कहती हैं कि हमसे गलती ये हुई कि हम उसकी बातें मान जाते थे, सख्ती करते थे कभी-कभी, लेकिन मान जाते थे। तो उसको ये आदत पड़ गई थी अपनी बात मनवाने की। वो गुस्सा करके, नाराज़ होके, खाना छोड़ के हमसे मनवा लेता था। कभी बहनों को आगे कर देता था, बहनें जो हैं उसके लिए हमसे मिन्नत कर लेती थीं। कभी हम जो हैं पसीज जाते थे और हम उसकी ख़्वाहिश को पूरा कर देते थे। यानी उसे ना सुनने की आदत नहीं रही थी। उसके बाद वो कहती हैं कि जब वो 13 साल का हुआ तो आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे जैसा बड़े होते हैं, उनकी कंपनी चेंज होना शुरू होती है। दोस्तों के साथ उसने आहिस्ता-आहिस्ता बाहर निकलना शुरू किया। शुरू में हमने हेज़िटेट किया, लेकिन उसके बाद इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए कि चलो अब बड़ा हो रहा है, उसे दोस्तों के साथ आने-जाने की इजाज़त दी, लेकिन वो भी चेक इन कंट्रोल के साथ होती थी। लेकिन कितना चेक इन कंट्रोल, और एक ऐसा लड़का जिसको पता है कि मैं बड़ा मोस्ट वांटेड हूँ घर में और मेरी बात सुनी जाती है। तो आहिस्ता-आहिस्ता उसने अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ानी शुरू की। घर वाले जो हैं वो भी आहिस्ता-आहिस्ता एक्सेप्ट करते चले गए। हम लोग जो है ना आदी होना शुरू हो जाते हैं, और ये जो आदी होना शुरू हो जाते हैं और रेज़िस्ट करना छोड़ देते हैं ना, यहाँ पर आके ख़राबियाँ जन्म लेती हैं। अब हुआ ये, वो कहती है कि हम अपने बच्चे को रोज़ का 500 रुपए देते थे, जो कि हमारी औकात से थोड़ा बढ़ के था, लेकिन हम उसको देते थे। वो अपने ज़ाहिर-सी बात है बताता था कैंटीन में खाना महँगा है, दोस्त भी खाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता था कि हमारा बेटा जो है किसी से लेके क्यों खाए। तो ये चीज़ें थी। फिर वीकेंड्स के ऊपर भी हम उसको पैसे देते थे, यानी कि ये पूरे वीक के पैसे होते थे और वो उसको जितना मर्ज़ी खर्च करे। ये सब सिलसिला तो चल रहा था, लेकिन वो कहती कि मैंने कभी-कभी नोट किया कि मेरे बेटे को हमने एक फ़ोन लेके दिया, लेकिन उसने कुछ ही अरसे में फ़ोन अपग्रेड कर लिया। अब वो फ़ोन जो है वो जितना महँगा था वो तो मुझे बाद में पता लगा, मेरी बेटी ने बताया। तो मैं सोच रही थी कहाँ से आए, तो उसने
कहा ये ईदियाँ जमा की, ये पैसे मैं सेव करता हूँ। जबकि वो कहती है मुझे कुछ तो अंदाज़ा था कि इतने तो वो सेव नहीं करता, वो रोज़ के बड़े खर्च करने वाला है। काफ़ी चीज़ें, कभी ऑर्डर हो रहा है, कभी कुछ मँगाया जा रहा है, दोस्तों के साथ जा रहा है, तो 500 के अंदर तो सब पूरा नहीं होता। लेकिन वो कहती है मैंने फिर इग्नोर किया कि चलो कोई नहीं, इससे सेविंग कर ली होगी। मामू, चाचे सब आते हैं और फिर ईदियाँ भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, तो चलो इसने कर लिया होगा। फिर उसके बाद वो कहती है कि आहिस्ता-आहिस्ता मैं समझे कि यूज़्ड टू होना शुरू हो गई कि अच्छा ठीक है, कोई चीज़ आ गई है तो ओके आ गई है। यानी कि मैं पहले तो उससे सवाल जवाब करती थी, वो बिगड़ता था, कभी कह देता था ये दोस्त की लेकर आया हूँ, कभी कहता था दोस्त ने दे दी है। तो शुरू में मुझे एतराज़ होता था कि बेटा ये दोस्त जो है आपका, ये आपको इतनी चीज़ें क्यों दे रहा है? एक दफ़ा वो कहती है कि वो एक कोई घड़ी थी उसने पहनी हुई थी और वो घड़ी जो है वो बड़ी महंगी घड़ी थी। तो कहती कि मुझे इसका अंदाज़ा तो नहीं था, लेकिन ये बात जो है मेरे मियाँ ने उसको जब घड़ी पहने देखी तो उसने कहा कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो उसने कहा ये मेरे दोस्त ने दी है। तब मेरे शौहर ने एतराज़ किया कि बेटा ये इतनी महंगी चीज़ें तो दोस्तों से नहीं लेते। तो उसने कहा आपको क्या पता है, आजकल की दोस्तियाँ ऐसी ही होती हैं। और फिर उसके बाद उसका मूड बिगड़ गया, वो कमरे में चला गया और फिर बात आई गई हो गई। उसके बाद वो कहती है कि हमने चीज़ें नोट करनी शुरू की कि आहिस्ता-आहिस्ता इसके पास चीज़ें बड़ी अच्छी-अच्छी आनी शुरू हो गई थी। वो चीज़ें जो हम नहीं समझते कि वो उन पैसों में ले सकता है जो हम इसको देते हैं। कभी-कभी सवाल करते-करते अब हम आखिरकार बिल्कुल ही हम समझिए कि हम इम्यून हो गए थे, हमने भी अब सवाल करना छोड़ दिया था और वो तो जवाब देने से पहले ही हमसे लड़ पड़ता था। तो उसने कोई एक ऐसा स्ट्रैटेजी इख्तियार कर ली थी कि अभी उससे सवाल करें तो आगे से हमें पड़ जाता था, जिसे कहते हैं ना पड़ जाना। तो उसके पड़ जाने के खौफ से हमने सवाल करना ही छोड़ दिया। हमें उस वक़्त अंदाज़ा नहीं था कि हमें ये खौफ है, लेकिन हमारे असाब पे सवार होता था कि अब बोलेगा, फिर बदतमीज़ी करेगा, फिर कोई चीज़ फेंकेगा, फिर सारा दिन हमारा भी मूड ऑफ, उसका भी मूड ऑफ और फिर वो खाना नहीं खाएगा और फिर ये चीज़ें होंगी। तो इन चीज़ों को सोच कर ही मैं अपनी हिम्मत हार देती थी और मैं जो हूँ उसको नहीं पूछती थी। अच्छा एट द सेम टाइम वो कहती हैं बेटियों की हम बड़ी अच्छी तरबियत कर रहे थे, ना उनको बाहर जाने देना, उनके आने-जाने पर नज़र रखना, वो सब चीज़ें ठीक चल रही थी। बेटियाँ अपनी ज़िंदगी में ठीक चल रही थी। चीज़ों की भी बड़ी पाबंदी थी, नमाज़ की भी, खाने-पीने की भी, उनकी पोज़ीशंस भी आ रही थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन बेटे के मामले में बिल्कुल ही उलट था। उसकी वजह भी यही थी जो मुझे लगता है कि नाइंसाफ़ी बेटे और बेटी में। सबको बराबर लेकर चल रहा है। हाँ, जहाँ पे अल्लाह ने कुछ अहकामात रखे हैं, जहाँ जायदाद है, मामलात है, वहाँ पे बेटे के 2 हिस्से, उसके पीछे वजूहात हैं। लेकिन रवैयों में, मोहब्बतों में, घर के खाने-पीने में बिल्कुल नहीं कहा गया कि 2 गुना बेटे को दो, तो बेटी को 1 गुना दो। लेकिन यहाँ पर हो जाता है, बड़ी माज़रत के साथ कर जाते हैं। उस करने की ये देखिए कि नतीजा क्या हुआ। अब हुआ ये कि उन्होंने नोट करना शुरू किया कि बेटे के पहनावे में भी डिफ़रेंस आ रहा है, बाल लंबे रखने शुरू कर दिए उसने, अंगूठियाँ पहननी शुरू कर दी, कड़े पहनने शुरू कर दिए और ये चीज़ें जो है वो बाली पहननी शुरू कर दी। वो कहती है ये चीज़ हमें बहुत बुरी लगी, मेरे शौहर ने बड़ा इसके ऊपर रेज़िस्ट किया और कहा कि ये चीज़ हमें नहीं पसंद है और उसको ज़रा डाँटा-डपटा भी, जिस पे कि एक बार फिर से वो नाराज़ हो गया, खुद को कमरे में बंद कर लिया, 2 दिन कॉलेज भी नहीं गया और उसके बाद चीज़ें रूटीन में आ गई, हमने उसका वो पहनावा भी एक्सेप्ट कर लिया। अब वो कहती हैं कि इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होनी शुरू हुई जो बर्दाश्त से बाहर थी और वो आप भी सुनेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि बेटे के पास ये महंगी घड़ियाँ, चीज़ें ये कहाँ से आ रही थी। बहुत से लोग तो पहुँच गए होंगे, लेकिन बहुत से लोग नहीं पहुँचे होंगे। वो कहती है कि मेरे बेटे ने कुछ अजीब सी चीज़ें करनी शुरू कर दी। वो ज़रा सी भी उसकी अगर शेव होती थी तो उसको अपनी स्किन को खींच-खींच के शेव करता था और वो नहीं चाहता था उसके चेहरे पे कोई बाल हो। वो कॉलेज जाते हुए बड़ा ही ख़ास किस्म का एहतमाम करता था जिसमें उसने फ़ाउंडेशन भी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। कहती है मुझे बड़ी चीज़ अजीब लगी। मैंने अपने बेटे को इस चीज़ पर सरज़निश की, लेकिन फिर वही बात कि नाराज़ हो जाना। फिर उन्होंने कहा मैंने नोट करना शुरू किया कि मेरा बेटा जो अब सारी रात जागता है और इंटरनेट पर होता है और दिन के वक़्त जो है वो कई दफ़ा कॉलेज अपना सिर्फ़ इसलिए स्किप कर देता है कि उसने सोना होता है। कुछ अरसे के बाद वो कहती हैं कि ये चीज़ें मैंने अपने शौहर से जब डिस्कस की तो थोड़े उनके भी कान खड़े हुए, उन्हें भी कुछ चीज़ें अजीब लगीं और अब हमने बेटे की एक्टिविटीज़ को नोट करना शुरू किया। एक दिन वो कहती हैं कि वो जब अपने कॉलेज गया तो उसका कंप्यूटर जो है वो उस दिन शायद वो जिस तरह बंद करता है वो बंद नहीं हुआ, स्क्रीन ऑफ हुई, उसे लगा होगा ऑफ हो गई है। वो कहती मैं फ़ौरन उसके कमरे में गई और मैंने उसके कमरे में जाके उसकी कुछ चैट हिस्ट्रीज़ और उसकी कुछ चीज़ें जो है वो खोलनी शुरू की। वो कहती हैं जब मैंने वो खोला तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। वो कहती हैं वो चीज़ें ऐसी थीं कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब वो बयान करते हुए मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो कहती हैं कि मुझे इसके बाद समझ नहीं आ रहा था, मैंने अपने शौहर को बुला लिया क्योंकि मुझे लगता था कि अब ये चीज़ अकेले मैं हैंडल नहीं कर सकती। वहाँ पे जो कंटेंट उनको मिला तो वहाँ से उनको अंदाज़ा हुआ कि उनका बेटा जो है वो ऐसे लोगों से मिलता है जो गैर कुदरती अफ़ाल में शामिल हैं, मुलविस हैं, एक्टिविटीज़ आप समझ सकते हैं, लड़कों का लड़कों में इंटरेस्ट और इस तरह की दोस्तियाँ। मुझे बोलते हुए भी बड़ी इस वक्त शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन बताना मकसद इसलिए है कि ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल है।
उनका बेटा पूरी रात अमेरिका में और इंग्लैंड में उसके दोस्त थे जिनसे अब वो बातें करता था। पहले तो शायद यहाँ पर उसकी एक्टिविटीज़ कुछ शुरू हुई, लेकिन अब उसने दोस्तियाँ अमेरिका और इंग्लैंड में कर ली थी जहाँ पर इस कल्चर को एक्सेप्ट किया जाता था। वहाँ उसकी चैट और गुफ्तगू से उन्हें ये भी अंदाज़ा हुआ कि वो यहाँ के निज़ाम से नफ़रत करता है और उसके अंदर उस कल्चर के लिए बड़ी एक मोहब्बत है जहाँ पे उन जैसे लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी है। माँ बाप होते हुए वो अपने बच्चे के अंदर इतना बड़ा बदलाव जो है महसूस नहीं कर सके, जो बचपन में बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन बाद में वो क्या से क्या बन गया, ये उनके लिए बहुत ही तकलीफ दे था। और उसके अंदर उन्हें एहसास हुआ, कुछ ईमेलिंग कुछ इस तरह की थी जिसमें पता लगा कि वो वहाँ के लिए अप्लाई कर रहा है सिटीज़नशिप के लिए, और उसका एक ऐसा दोस्त जो उसका बहुत ही गहरा दोस्त है, वो उसको स्पॉन्सर करना चाह रहा है और उसको वहाँ पर बुलाना चाह रहा है। वो कहते हैं कि मेरे शौहर तो बहुत गुस्से में थे और वो मुझे डर था कि मारेंगे पीटेंगे। मैंने उनको बैठ के समझाया, हमने आपस में गुफ्तगू की और अपने आप को कूल डाउन किया। जब वो घर आया हमने उसे कन्फ्रंट किया। जब कन्फ्रंट किया तो पहले तो वो एकदम से साकित रह गया, उसके बाद वो गुस्से से उठा और कमरे में जाके उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब वो कहती है हमारी गुफ्तगू उस दरवाजे के आर पार हो रही थी। वो अंदर से चीख चीख के बोला था कि मेरी प्राइवेसी में आप लोग किस तरह से मुदाखलत कर सकते हैं, और हमने उसको फिर जो बोलना था वो बोला, क्या तुम कर रहे हो, हमारा दीन, हमारा मज़हब, हमारा मुआशरा। उससे कहा मुझे नफ़रत है इन सब चीज़ों से, मैं तो किसी को मानता ही नहीं। और वो कहती हैं पहली बार हमें ये पता लगा कि हमारा बेटा तो खुदा को ही नहीं मानता अब। यानी कि उसकी सोच ये थी कि दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है, जो दहरिए की एक सोच होती है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे इस वक्त हमारे माशरे में ये चीज़ें भी बहुत पेनिट्रेट कर गई हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक के ऊपर ये गुफ्तगू इतनी ज़्यादा है कि कौन है वो जिसने दुनिया बनाई, कोई भी नहीं। बिग बैंग थ्योरी, कायनात खुद ही वजूद में आई, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं। और उसके बाद वो कहती हैं कि हमारा बेटा जो है अगले ही दिन सामान लेके घर से गायब हो गया। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि उसने मुझे एक मैसेज डाला कि मेरे लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और मैं अपने दोस्त के घर हूँ और मैं यहाँ पर तब तक हूँ जब तक कि मेरा कुछ अप्लाई हुआ है वीज़ा के लिए और जो भी, और फिर मैं अब यहाँ से चला जाऊँगा। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए। यानी कि इतनी हद तक उसको स्पॉन्सर करा था। कहती मैंने बड़ी मिन्नतें की, मैं रोई, मैंने तरले किए, मैंने कहा मुझे मिलने दो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन वो कहती है उसके बाद मेरा बेटा शायद हमसे इतना शर्मिंदा भी हो गया था, ना हमसे नज़रें मिला पा रहा था, और उसने शायद अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला जो है बहुत पहले कर लिया था। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरा बेटा अब यहाँ नहीं होता, और मेरे शौहर ने कह दिया है कि हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन मैं तो माँ हूँ, मैं तड़पती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं उससे बात भी करना चाहती हूँ। कभी कभी उसका कोई मैसेज आ जाता है, लेकिन मेरे शौहर जो है वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, और हम अपने ही बेटे को अपने हाथों से खो चुके हैं। पढ़ाई यहाँ पे छोड़ दी उसने, और न जाने किस तरह से क्या हुआ गया, जो भी मामला थे। बड़ी ही तकलीफ़देह सिचुएशन है। और ये मामला जो है ये कोई 18-19 साल के बाद का, जब वो इधर से गया है। ये 13 साल से उसकी एक्टिविटीज़ शुरू हुई, करते करते 18 साल, और उसके बाद वो माँ बाप से उसके बाद दोबारा मिला नहीं है। ये कहानी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है, जो वो खातून बताती है कि जब उसके पास ये चीज़ें आ रही थी ना, तो शायद वो उन्हीं लड़कों के साथ रिलेशनशिप में था जो यहाँ पर थे। वो उसको ये चीज़ें देते थे, वो महंगे गिफ्ट्स उसको देते थे। काश कि हम उस वक्त इसको नोटिस कर लेते, हम उस वक्त उसको रोक लेते। लेकिन वो 13 साल की उम्र से पक्की होने वाली आदत 18 साल में उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी कि हम उसके लिए ज़रूरी नहीं थे, लेकिन उसके लिए वो ज़रूरी थे। ये कहानी जो है रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है, और आपको सोचने के लिए एक मौका मुयस्सर करती है कि अपने बच्चों पर नज़र रखिए, वरना ऐसा ना हो कि न दुनिया न आखिरत उनकी और आपके लिए हमेशा का रोग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।